मौजूदा नौजर रुकनी बेंच के साथ चीफ जस्टिस के लिए ये समाज चलाना मुमकिन नहीं होगा। अदालत में बड़ी एम्बैरसिंग पोजीशन थी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए कि बेंच के दो जजेस ने ही उनसे सवाल किया कि आपने सू मोटिव क्यों लिया है। ताजुल अहसन और मुजाहिर अली नकवी साहब हमें कबूल नहीं है। जो बेंच फिक्सिंग का तनाज़ा है इस केस में बहुत आगे तक जाएगा। सीसीपी लॉर्ड डोगर साहब के लगने का भी मुझे कोई इम्कान नजर नहीं आता। किसी को डीजी खान भेज दिया, किसी को भक्कर भेज दिया, किसी को राजनपुर भेज दिया। जेल भरो तहरीक के गुब्बारे में से हवा निकल गई है। इमरान खान साहब को अंदाजा हो गया है कि इस गुब्बारे में कोई हवा नहीं है। अस्सलाम मुझे कहते हैं सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ। चीफ जस्टिस अता बंदयाल ने कल जो 9 रुकनी बेंच बनाया था सो मोटो के हवाले से पंजाब और केपीके में इलेक्शन की आज उसकी समाअत हुई और इसके नताइज क्या मरतब होंगे आगे सियासत पे क्या चीफ जस्टिस साहब जो है अपनी रिट जो है वो मनवा सकेंगे सियासत में या फिर इसका एक नया आईनी और सियासी बहरान जन्म लेगा। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक। मुजम्मिल साहब, आज तो आप दूर बैठे हुए हैं, पहले तो ये बताएं कि आज जो समाअत हुई है 9 रुकनी बेंच की, जो कल अजहुद नोटिस लिया था चीफ जस्टिस अता बंदयाल ने, उसकी बताएं वहां पे क्या आवाजें जो है गूंज रही है इस्लामाबाद में। देखें, आज की समाअत बहुत दिलचस्प रही। हमने कल के वीलॉग में कहा था कि ये जो बेंच है ये चल नहीं सकता। आज सुप्रीम कोर्ट के ही दो जजेस ने, मंदुखेल साहब ने और अतर मनीला ने, इस बेंच की कंपोजिशन पे और इस सू मोटिव लेने के कानूनी इख्तियार पर सवालात उठा दिए। उनका मौकफ था कि जब आपके पास स्पीकर्स की दरखास्तें मौजूद हैं तो आपने सू मोटिव क्यों लिया है इजाजुल एहसन और नकवी साहब के कहने पे। तो लिहाजा अदालत में बड़ी एम्बैरसिंग पोजीशन थी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए कि बेंच के दो जजेस ने ही उनसे सवाल किया कि आपने सू मोटिव क्यों लिया है। फिर उसके साथ साथ ये सवाल भी सामने आ रहा है कि दोनों जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस हैं, काजी ईसा और तारिक मसूद साहब, वो इस बेंच का हिस्सा क्यों नहीं है और जूनियर जजेस को हिस्सा क्यों बनाया गया है। ये सवालात जो बेंच फिक्सिंग के हैं कि आप मर्जी का बेंच बना लेते हैं, बेंच बनाने का कोई मयार नहीं है। अहम केसेस में सीनियर जजेस को बाहर बिठाकर जूनियर जजेस के जरिए फैसले करवाने की कोशिश की जाती है। तो इस पर तो हमेशा से सवाल उठता आया है कि जिस तरह सू मोटिव का इख्तियार बहुत सिलेक्टिव यूज होता है, इसी तरह बेंच फिक्सिंग बहुत सिलेक्टिव यूज होती है। आज बेंच फिक्सिंग के हवाले से सवालात बेंच के ऊपर से सामने आए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उस पर सवाल किया। मुजाहिर अली नकवी साहब के बैठने पर भी सवाल हुआ। फिर आज मुजाहिर अली नकवी साहब के खिलाफ रेफरेंस भी दायर हो गया है और चंद दिनों में पाकिस्तान बार काउंसिल भी दायर कर देगी। जब मंसूर अली शाह साहब ने भी बात करने की कोशिश की तो चीफ जस्टिस ने समाअत फौरी खत्म की और नोटिस जारी कर दिए। अब जहां तक मुझे ये लगता है कि मौजूदा नौजर रुकनी बेंच के साथ चीफ जस्टिस के लिए ये समाज चलाना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि आगे जब हुकूमत आएगी इस बेंच में पेश होने के लिए तो वो भी इस बेंच की कंपोजिशन पर एतराज करेगी। अगर अटॉर्नी जनरल नहीं करेंगे चीफ जस्टिस के दबाव में तो लॉ मिनिस्टर आके एतराज कर देंगे या हुकूमत का कोई और नुमाइंदा आकर कहेगा कि हमें ये बेंच कबूल नहीं है, इसमें इजाजुल एहसन और मुजाहिर अली नकवी साहब हमें कबूल नहीं है और आप उनकी जगह सीनियर मोस्ट जजेस काजी ईसा और सदा तारिक को डालें। तो चीफ जस्टिस के लिए मुश्किल होगा ये जवाब देना कि मैं सीनियर जजेस को तो घर बिठाऊंगा और जूनियर जजेस के साथ बेंच चलाऊंगा। इसको कौन इंसाफ कहेगा? मेरा मतलब है कि आप कहेंगे जी मैंने सीनियर मोस्ट जजेस को तो ये अहम केस नहीं सुनने देना, लेकिन जूनियर मोस्ट जजेस जो कल सुप्रीम कोर्ट में आए हैं वो इस बेंच का हिस्सा जरूर होंगे। एक तो आप उन्हें पहले आउट ऑफ टर्न लेके आए हैं, जूनियर सीनियरिटी को नजरअंदाज करके, वो आपके मरहूने मिन्नत हैं। मेरिट को नजरअंदाज किया गया है, सीनियरिटी को नजरअंदाज किया गया है। अब आप उनको बेंच में बिठाकर अपनी मर्जी के फैसले भी साथ लेना चाहते हैं, हम ख्याल जजेस का तासुर आप बनाना चाहते हैं। आपको चाहिए आप सीनियर मोस्ट जजेस 9 जो सीनियर मोस्ट हैं उनका 1 से लेकर 9 तक का बेंच बना दें, इसमें मसला कौन सा है। लेकिन बंदयाल साहब को इस हवाले से मैंने पहले भी कहा है कि उन्हें बेंच फिक्सिंग और सू मोटिव पर सियासी उखाड़े में नहीं जाना चाहिए, इससे अदलिया का नुकसान होगा। आज देखें बेंच फिक्सिंग पर सब बात कर रहे हैं कि ये बेंच ठीक फिक्स नहीं हुआ है, इसमें पिक एंड चूज हुआ है।
मर्जी के पर मुजफ्फर जजेस। साहब एक बात और भी हो रही है कि सानिया बार खान पर आखिर चीफ जस्टिस साहब को आज नोटिस लेना याद क्यों नहीं आया? हर वो इंतखाबात पे ही क्यों उन्होंने आज नोटिस लिया? चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं कि उस पर क्यों नहीं लिया, उनके नजदीक वो कोई अहम मामला नहीं होगा। और उनके नजदीक इस पर देखें ना जी, कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में अभी इंट्रा कोर्ट अपील सुनी जा रही है इलेक्शन की तारीख के हवाले से। पेशावर हाई कोर्ट में अभी समात जेरे समात है मुकदमा। दो हाई कोर्ट से एक बात सुन रहे हैं, आपने उनकी जब वो सुन रहे हैं उसके दरमियान में सू मोटो ले लिया है। आपके पास अपीलें हाई कोर्ट की भी आ जानी है, लाहौर हाई कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट से भी आ जानी है। जब आपके पास दोनों हाई कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ अपील आती तो सुप्रीम कोर्ट बेंच बनाता भी अच्छा लगता था। नीचे वाले हाई कोर्ट्स की समातों को सैबोटाज करना, उनकी जो जुरिस्डिक्शन है उसको सैबोटाज करना, और खुद जो है 184(3) के तहत सू मोटिव में केस नीचे से ऊपर खींच लेना और मर्जी के बेंच को लगाने को कोई भी इंसाफ नहीं कहेगा। पहली बात तो यह है कि लाहौर हाई कोर्ट को इंट्रा कोर्ट अपील सुनने देनी चाहिए। फिर दूसरी बात यह है कि उसके साथ साथ पेशावर हाई कोर्ट को भी सुनने दें। जब वहां से फैसले आएंगे तो वो आपके पास सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे, आप सुन लीजिएगा। जल्दी पता नहीं क्या है उमर अताब बंदियाल साहब को। इस बारे में आज सवाल भी हुआ कि आपके पास तो सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर्स की एप्लीकेशन भी पड़ी है, आप स्पीकर्स की पिटीशन लगा लें। आपने फिर सू मोटिव क्यों लिया? आप क्यों सू मोटिव में एक बड़े इख्तियारात अपने पास रखना चाहते हैं और मर्जी का बेंच कॉन्स्टिट्यूट करना चाहते हैं? मुझे लगता है ये जो बेंच फिक्सिंग का तनाजा है इस केस में बहुत आगे तक जाएगा। ये उमर अताब बंदियाल साहब के लिए मुश्किल होगा इस बेंच के साथ समाअत मुकम्मल करना और कोई फैसला देना। इस बेंच से ना कोई समाअत में कॉपरेट करेगा, उन्होंने जिनको मतलब हुकूमत नहीं करेगी, पीडीएम नहीं करेगी, तो फिर वो पीटीआई को सुनकर अकेले फैसला दे दें। पहले ही सब कह पर रहे हैं ये तासुर तो ये दिया जा रहा है कि जैसे चीफ जस्टिस साहब जो है वो पीटीआई को फायदा पहुंचाना चाहते हैं और हुकूमत को प्रेशराइज कर रहे हैं एक तरफ। ये तासुर नहीं होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि अदलिया का ये काम नहीं है कि वो ये तासुर बनवा किसी तरह भी कायम करे कि वो किसी एक फरीक की हिमायत कर रही है। हमारे कानून का बुनियादी फलसफा ये है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मुकम्मल होना चाहिए। जो कानून में तरीकाकार दिया गया है इंसाफ का वो मुकम्मल होना चाहिए। हम ये कोई पंचायती निजाम नहीं है, जिरगे का निजाम नहीं है, एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की टर्म है कि कोई भी मुकदमा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो ये भी है कि पहले हाई कोर्ट्स को सुन लेने दें। आपको जल्दी क्या है सुप्रीम कोर्ट में मामला को लाने की? जब हाई कोर्ट फाइनल करेंगे तो ही आप सुन सकते हैं। आप यकदम हाई कोर्ट से कांटी डाल के, जैसे हम बचपन में किसी बड़ी गुड्डी को छोटी गुड्डी से कांटी डाल देते थे, शरले से कांटी डाल के आप केस अपने पास खींचना चाहते हैं और दोनों हाई कोर्ट्स को नाअहल करना चाहते हैं कि वो ना सुने, तो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की भी खिलाफ वर्जी है, ये बेंच फिक्सिंग भी है, ये पिक एंड चूज भी है। लिहाजा मुझे जो इतलात हैं मेरे पास वो ये हैं कि उमर अताब बंदियाल के इस बेंच को कोई नहीं मानेगा। इस बेंच पर सवालिया निशान है, इस बेंच की खदोखाल पर बहुत सवालिया निशान है, और ये फोरम पिकिंग और बेंच फिक्सिंग जो है आगे जाकर अदलिया के लिए मजीद मसाइल पैदा करेगी। अच्छा मुजम्मिल साहब, एक और आज फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, गुलाम महमूद डोगर को सीसीपीओ लाहौर बहाल कर दिया गया है। क्या इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन उनको सीसीपीओ लाहौर दोबारा तैनात कर देगी? देखिए उनको उनकी जो सस्पेंशन है और जो पंजाब से उनको निकाला गया था वो दोनों ऑर्डर तो खत्म हो गए हैं। उनको वापस पंजाब में पोस्ट कर दिया गया है, उनकी सस्पेंशन खत्म कर दी गई है, लेकिन उन्हें सीसीपीओ लाहौर नहीं लगाया जाएगा। मेरी इतलात के तहत इलेक्शन कमीशन इस पर कल परसों एक इजलास करेगा, और पहले भी इलेक्शन कमीशन से ये राय सामने आई है कि अगर डोगर साहब सीसीपीओ लाहौर होंगे तो लाहौर में इंतखाबात नहीं हो सकते। लिहाजा इलेक्शन कमीशन एक वाज़ेह फैसला दे देगा कि इन्हें सीसीपीओ लाहौर ना लगाया जाए। उसके बाद उन्हें आईजी ऑफिस में खुड लाइन पोस्ट पे लगा दिया जाएगा, को एआईजी वेलफेयर लगा दिया जाएगा, कोई वर्दियों पे एआईजी लॉजिस्टिक लगा दिया जाएगा,
कोई AIG टैली लगा दिया जाएगा, उनके लिए कोई खुड्डे लाइन पोस्ट की तलाश जारी है और उनको पंजाब में लाहौर भेजकर एक खुड्डे लाइन पोस्ट पे लगा दिया जाएगा। उन्हें CCPO लाहौर किसी सूरत भी नहीं लगाया जाएगा। वो कंटेम्प्ट में जाना चाहते हैं, दोबारा सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, लेकिन हुकूमत उन्हें CCPO लाहौर लगाने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखती। अलबत्ता उन्हें पंजाब वापस भेज के उनकी मौतली खत्म करके उनको किसी नॉन फील्ड पोस्ट पर लगाना चाहती है, ताकि वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी पूरा हो जाए। वो कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वो कहें जी हमने हुक्म भी मान लिया है और CCPO लाहौर भी नहीं लगाया जाएगा। लिहाजा डोगर साहब की जो CCPO लाहौर लगने की मुराद है और जो तहरीक इंसाफ के लोग दिन रात उनके CCPO लाहौर लगने की दुआएं मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि बस एक दफा डोगर CCPO और लाहौर लग गया तो लग पता जाएगा, तो CCPO लाहौर डोगर साहब के लगने का भी मुझे कोई इम्कान नजर नहीं आता। बल्कि पलके बछाए बैठे हैं, वो तो फूलों की पत्तियां लेके भी बैठे हैं। अच्छा। अच्छा, मुजम्मिल साहब, दूसरा ये बताएं कि बार कौंसल्स में जो रेफरेंस दायर किया गया है मुज़ाहिर अली नकवी जो जस्टिस है, उनके नतीजा क्या आपको नजर आ रहा है? देखिए, मुज़ाहिर अली नकवी वाला केस दिन ब दिन संजीदा होता जाएगा। जो अभी तो एक मियां दाऊद साहब ने रेफरेंस फाइल किया है, ये कोई संजीदा रेफरेंस नहीं है। 6 रेफरेंस उनके खिलाफ अगले 2 से 3 दिन में पीर मंगल तक दायर हो जाएंगे, जिनमें पाकिस्तान बार कौंसल, पंजाब बार कौंसल, सिंध बार कौंसल, KP बार कौंसल, बलूचिस्तान बार कौंसल और इस्लामाबाद बार कौंसल, ये 6 सारी बार कौंसल मुज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ मंगल तक रेफरेंस दायर कर देंगी। आज बार कौंसिल ने ये प्रेस रिलीज भी जारी किया है कि ये जो बेंच बनाया गया है सुमोटो का, ये ठीक नहीं है। इसमें सीनियर मोस्ट जजेस को बाहर क्यों रखा गया है? तो जब मंगल को उनका रेफरेंस भी फाइल हो जाएंगे, फिर वो एक्टिवली इस बेंच के खिलाफ सामने आ जाएंगे कि इस बेंच को समाअत नहीं करनी चाहिए। और जो लीगल फर्टेनिटी है, वकला बरादरी है, उमर अता बंदियाल को इस बेंच के लिए उनकी हमायत हासिल नहीं होगी। वकला बरादरी भी बंदियाल साहब को कहेगी कि आप ये बेंच खत्म करें, इस बेंच की कंपोजिशन ठीक नहीं है। अच्छा, इस बेंच की कंपोजिशन ठीक नहीं है। अच्छा, दूसरा ये भी बताएं, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि कल जो है गिरफ्तारियां दी गई पंजाब में लाहौर के कुछ रहनुमाओं की तरफ से, PTI के शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में, जिसमें असद उमर भी थे, फिर उसके बाद एक और रहनुमा भी थे, और आज जो है लाहौर हाई कोर्ट में उनकी जो है जमानतों के लिए अपीलें दायर कर दी गई है। ये क्या दोहरा मेयार अपनाया जा रहा है मुजम्मिल साहब? एक तरफ आप जमानत देते हैं और दूसरी तरफ आप अदालत में जाके जमानतों के लिए अपील दायर कर देखिए, देते वो हैं। गवर्नमेंट ने भी तो देखे ना, किसी को DG खान भेज दिया, किसी को भक्कर भेज दिया, किसी को राजनपुर भेज दिया, तो वो और रात का खाना भी नहीं जाने दिया। उनका तो ख्याल था जेल बड़ी VIP होगी, रात खाना घर से आ जाएगा, कंबल आ जाएगा, आराम से बैठेंगे, 2-4 दिन रहेंगे, वापस आ जाएंगे। लेकिन हुकूमत को उन्हें आसान जेल देने के लिए तैयार नहीं थी। आज उनकी शिफ्टिंग भी हो गई है, तो ऐसी जेल काटना तो बहुत मुश्किल होता है। बल्कि मुजम्मिल साहब, मैं एक और इंफॉर्मेशन ऐड कर दूं कि जैन कुरैशी जो बेटे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब के, उन्होंने आज एक अपील दायर की है कि अदालत में पेश किया जाए शाह महमूद कुरैशी साहब को। तो बस मेरे ख्याल में वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम भी बाहर निकलेंगे, मीडिया जेल से भरो गुफ्तगू करेंगे। मेरे ख्याल में जेल भरो तहरीक के गुब्बारे में से हवा निकल गई है। अब इमरान खान साहब को अंदाजा हो गया है कि इस गुब्बारे में कोई हवा नहीं है, इससे कोई मकासद हासिल नहीं हो सकते। उनका आखिरी सहारा सुप्रीम कोर्ट ही है। ये जेल भरो तहरीक वो जो प्रेशर बनाने के लिए चलाना चाहते थे, वो काउंटर प्रोडक्टिव हो गया है। लोग गिरफ्तारी के लिए बाहर नहीं आए हैं। 70-80 लोग लाहौर से, पेशावर में भी कोई ज्यादा लोग नहीं थे, कोई हजारों लोग तो नहीं आगे गिरफ्तारी के लिए। लिहाजा जेल भरो तहरीक के गुब्बारे में से हवा निकल गई है और ये ठुस हो गया है। और जो सियासी तौर पर ठोस गुब्बारा हो, उसकी कोई अहमियत नहीं होती है हुकूमत की नज़र में। लिहाजा ये मिस फायर हो गया है इमरान खान साहब से। अब उनको इसके ऊपर रीथिंक करना पड़ेगा। 3-4-5-7 दिन तो चलाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये तहरीक दम तोड़ जाएगी, क्योंकि दिन ब दिन गिरफ्तारी देने वालों की तादाद कम होती जाएगी। कल जिसने पुलिस वैन तोड़ी थी लाहौर में, आज उसका 14 दिन का रिमांड हो गया है और पुलिस उसकी काफी खातर मदारत कर रही है, तो दहशतगर्दी के पर्चे में। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये जेल भरो तहरीक जब हम अगले हफ्ते शो कर रहे हो तो ये कोई चल रही होगी। ये अपनी अपनी मंतकी इंजाम और अपनी तिबी मौत मार जाएगी 1 हफ्ते के अंदर।
अच्छा, दूसरी तरफ जो मरियम नवाज ने अपने वोट को बूम अप करने के लिए जो ये महाज उठाया है और वो काफी जल्द से जुलूस भी कर रही है, क्या आपको लगता है कि वो बूस्ट अप कर लेंगी नून लीग के रहनुमाओं को, जो अपने वर्कर्स को, देखिए आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम नवाज पकड़ शरीफ की रहा है। अदम मौजूदगी में? नहीं, देखिए जो उनका पहला जलसा था और जो आज सरगोदे वाला जलसा है उसमें बहुत फर्क है। दिन ब दिन मोमेंटम बेहतर हो रहा है। बहावलपुर में आप कह रहे थे उन्होंने एक मार्की में किया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता पिंडी वो खुले में आए, आज ज्यादा बड़ा जलसा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही हैं वैसे वैसे मुस्लिम लीग के वो वर्कर का मोमेंटम वापस आ रहा है। और हम्म। शुरू में तो वो बिल्कुल मार्कियों में कर रही थी, अब खुले में आ गई हैं, अब लोग भी ज्यादा नजर आने लग गए हैं। तो लिहाजा ये देखने की बात है कि अभी वो और दो चार जब दौरे करेंगी तो इन दी एंड क्या वो मुस्लिम लीग के वर्कर को और वोटर को बाहर लाने में कामयाब होती हैं। अभी तक का रिस्पॉन्स इतना बुरा नहीं है। एक पार्टी जो दो चार हम्म। साल से बंद पड़ी थी, जिसकी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं थी, तो उसको रीस्टार्ट किया है मरियम नवाज ने, और ये कोई बुरा रीस्टार्ट नहीं है। उनको रिस्पांस ठीक मिल रहा है अपनी पार्टी के हवाले से, लेकिन उन्हें वक्त चाहिए, और वो वक्त अभी उनको 2 4 6 माह चाहिए इसके लिए। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की अपडेट्स दी। मरियम नवाज को भी थोड़ा सा टाइम चाहिए, बुरा नहीं है, वो अपने वोटर्स को का मोमेंटम जो है वो बहाल करने में किसी हद तक जो है कामयाब होती नजर आ रही है। इसके साथ ही मुझे इजाजत है। अल्लाह हाफिज।